अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर एमन अलवी। आज हम पार्ट 2 देखते हैं कि हमने इब्राहिम की बुक को किस तरह से फॉलो करना है रिसर्च पेपर में। सबसे पहले आप चैप्टर्स नोट कर लें, कौन कौन से चैप्टर्स हमने करने हैं। चैप्टर नंबर 2 जो मैंने आपको कहा था रसल में से, चैप्टर 9 को आप स्किप करके यहाँ से चैप्टर नंबर 2 इब्राहिम से कर सकते हैं, क्योंकि ये आपने पहले भी यहाँ से किया हुआ है और ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद आपने चैप्टर 10 से स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 10 करना है, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15, चैप्टर 16, चैप्टर 17 और चैप्टर 18। इसको एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो दैट्स इनफ। सी द चैप्टर्स वन बाय वन। चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ द सैम्पलिंग टेक्निक। इसमें सबसे पहले ये एक डेफिनेशन है पॉपुलेशन की, ये MCQ में आता है, ये आपने पढ़ लेना है। उसके बाद ये देखिएगा पॉपुलेशन, सैम्पल क्या होता है, फिनिट पॉपुलेशन, इनफिनिट पॉपुलेशन, उसके बाद टारगेट पॉपुलेशन, स्टडी पॉपुलेशन, उसके बाद सेंसस और सैम्पल सर्वे का डिफरेंस, सैम्पलिंग एंड पर्पस ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग की ये डेफिनेशन आपने करनी है। उसके बाद देयर आर 2 पर्पस होते हैं कि आपने सैम्पलिंग क्यों करनी है, वो ये 2 पॉइंट्स लिखे हुए वो आपने पढ़ लेने हैं। उसके बाद सैम्पल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपने अच्छे से करना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये सारे पॉइंट्स और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के पॉइंट्स। उसके बाद सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, टाइप्स जो हैं वो SCQ में आती है, रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, उसके अंदर कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, लॉटरी मेथड हो सकता है, रैंडम नंबर टेबल हो सकता है। MCQ में भी इसी तरह से आता है कि लॉटरी मेथड है तो वो कौन सी जो है वो टाइप की एग्जाम्पल है, इस तरह से। उसके बाद सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, इसकी डेफिनेशन आपने अच्छे से करनी है। केथ आइटम, ये MCQs वाला पॉइंट है। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पल इज़ वन इन विच एवरी केथ आइटम इज सिलेक्टेड, ये आपने करना है। फिर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये स्ट्रेटा क्या होता है, इसमें सर्टिफिकेशन, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पल, ये अच्छे से करना है। उसके बाद आपने देखना है कि इसमें कौन कौन 4 मेथड्स होते हैं जिसमें आप एलोकेशन कर सकते हो सैम्पल साइज़ की। इक्वल साइज़ एलोकेशन होती है, प्रोपोर्शनल होती है, निमन होती है, ऑप्टिमम होती है, ये 4 पॉइंट्स। उसके बाद क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है वो आपने करना है कि रेयर डिजीज़ के लिए यूज़ होता है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में यूज़ होता है, नेचुरल ग्रुप्स किस में बनते हैं, ये MCQs है। उसके बाद मल्टी स्टेज एंड मल्टी फेज सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज कौन सी होती है, मल्टी फेज कौन सी होती है, छोटा छोटा करके साइड पे लिख लिया करें ताकि बाद में लंबे लंबे पैराग्राफ्स ना पढ़ने पड़े आपको। उसके बाद सीक्वेंशियल सैम्पलिंग क्या होती है, डबल सैम्पलिंग, कंजेक्टिव सैम्पलिंग। उसके बाद नॉन रैंडम सैम्पलिंग में हमारे पास जजमेंट पर्पोसिव सैम्पलिंग आ जाएगी, और आपने इनके नेम्स भी डिफरेंट कर लेने हैं कि पर्पोसिव सैम्पलिंग को और अथॉरिटेटिव, सिलेक्टिव, सब्जेक्टिव सैम्पलिंग भी कहते हैं, और ये हमारे पास सबसे ज़्यादा मेडिकल रिसर्च में और सोशल में यूज़ होती है, सोशल रिसर्च में। उसके बाद कोटा सैम्पलिंग क्या होती है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है उसमें क्या होता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये काफ़ी पूछा जाता है, और एडिक्टेड पर्सन जो है वो इसकी एग्जांपल भी है। उसके बाद ये टर्मिनोलॉजी सारी MCQ में भी आती हैं और SCQ में भी आती है। पॉपुलेशन और सैम्पल का डिफरेंस, सैम्पलिंग फ्रेम की डेफिनेशन, सैम्पल डिज़ाइन क्या होता है, पायलट स्टडी कौन सी होती है, और पायलट स्टडी के यूज़ किस तरह से जो है वो यूज़फुल हो सकती है, ये 4 पॉइंट्स। उसके बाद पैरामीटर और स्टैटिस्टिक में क्या डिफरेंस है, ये MCQ आता है, ये आपने करना है। उसके बाद 2 तरह के एरर्स होते हैं, एक सैम्पलिंग एरर होता है, एक नॉन सैम्पलिंग एरर होता है, ये आपने करना है। नॉन सैम्पलिंग एरर में जो है वो कौन कौन से पॉइंट्स आ जाते हैं, आपने क्या करना होता है, क्रॉस चेक, ट्रेंड, इन्यूमरेटर, कलेक्शन ऑफ ऑक्सिलरी और स्क्रूटनी, ये पॉइंट्स करने हैं। उसके बाद एस्टिमेशन एरर क्या होता है, ये MCQs आता है। कवरेज एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर का MCQ आता है। फिर एरर के सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, और उसके बाद बायसनेस के टाइप्स, बहुत इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, UHS का क्वेश्चन है। सिलेक्शन बायस, कंफाउंडिंग बायस, इंफॉर्मेशन बायस, उसके बाद एक्यूरेसी और प्रिसिशन। उसके बाद ये लास्ट पे एक दफ़ा टेबल को रीड कर लीजिएगा, आपके लिए आसानी रहेगी। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस जिस तरह से इसमें लिखे हुए हैं ना, ये आपने कर लेना। दैट्स इट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2। उसके बाद हम देखते हैं हम चैप्टर नंबर 10 पे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 10, इंट्रोडक्शन टू द रिसर्च। इंट्रोडक्शन टू रिसर्च में इसमें सबसे पहले यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग में लिखा हुआ है, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग, इन दोनों की डेफिनेशंस आपने अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास रिसर्च की डेफिनेशंस डिफरेंट जो है वो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन की हैं। अगर अलग-अलग आपको याद रख सकते हैं तो आप लोग रख लीजिएगा MCQs के अकॉर्डिंगली, कि अगर वो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली पूछे, अदरवाइज़ कोई भी एक रिसर्च की डेफिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से कर लें तो दैट विल बी गुड। उसके बाद हम आ जाते हैं क्लिनिकल रिसर्च पे। व्हाट इज़ क्लिनिकल रिसर्च? क्लिनिकल रिसर्च की डेफिनेशन आपने करनी है, पास्ट पेपर में पूछी जाती है।
SCQ है, ये डेफिनेशन के तौर पे आ जाता है। उसके बाद मेडिकल रिसर्च के पर्पस क्या क्या हो सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन है, डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लोरेशन है, एक्सप्लेनेशन है और प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, आपने इसको सिर्फ एज इट इज़ रट्टा ना लगाइएगा, सिर्फ इसको रीड कीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको निकाल के लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। उसके बाद गोल्स जो हैं वो एज इट इज़ तो आपको याद नहीं रहेंगे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो वो मिक्स हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा एक एक दो पॉइंट्स जो हैं वो कर लें। एक्सप्लोरेशन में से भी, इसके भी गोल्स में से 2-3 पॉइंट्स कर लीजिएगा। जैसे मैंने इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पे साइड्स पर निकाल के लिख लिए थे, इस तरह से मैं कर लेती हूँ, तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि कर लें। एक्सप्लेनेशन में किस तरह से करना है और साथ में ये एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, इससे ये होता है कि आपको समझ में आ जाता है कि वो कहना क्या चाह रहा है। प्रेडिक्शन और कंट्रोल क्या होता है, ये भी आपने करना है। इसके अलावा ये एक MCQ है, सम फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट का। तो एक्सप्लोरेशन जो है वो फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट, इसका MCQ आता है। उसके बाद ये वाला आप टेबल कीजिएगा आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन और प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल का, कि इसमें आपने टाइप ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने लिखे हुए हैं, तो ये आपकी MCQ में भी आ सकता है कि ये किस तरह से है। उसके बाद मोटिव्स टू डू द रिसर्च, ये सारे पॉइंट्स कीजिएगा, कुछ ना कुछ तो याद रह ही जाएंगे। देन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ के तौर पर भी आ सकता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके के साथ कर लेना है। इस तरह से आप पॉइंट्स के साथ याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट SCQ है, इसके भी 7 पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं कि आपने याद करने हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च पे आते हैं। बेसिक रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, और उसके बाद बेसिक और अप्लाइड का कंपैरिजन है। देन एक्शन रिसर्च है। एक्शन रिसर्च में ओपिनियन सर्वे ये ओपिनियन सर्वे में होती है, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, या अपने अच्छे तरीके से करना है। कौन को क्लासरूम्स में, वार्ड्स में, सीजन्स और फैशन, फूड, TV, टेस्ट, इस तरह की एग्जाम्पल्स जो हैं वो दी हुई हैं, तो ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद जो बेसिक रिसर्च है उसको हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च को हम फील्ड रिसर्च भी कहते हैं। ये MCQs हैं, इनको याद रखिएगा। उसके बाद इशू, ये क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। टाइम सीरीज़, कोहोर्ट, पैनल एंड फॉलो अप, उनको आपने करना है। जो हाईलाइटेड जो लाइंस हैं उनको देख लीजिएगा ताकि आप इजीली कर सकें। उसके बाद क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के फ़ायदे लिखे हुए हैं। सिंपलेस्ट होती है, लीस्ट कॉस्टली होती है, और ये मोर पावरफुल होती है, इस तरह से ये आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे आते हैं। एक्सपेरिमेंटल में हमारे पास एक होती है ट्रू एक्सपेरिमेंटल और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, दोनों पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं और दोनों में डिफरेंस आता है, ये आपने करना है। फिर नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के आगे से टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, इवैल्यूएशन रिसर्च। मैंने रसल कार्टर में आपको एक टेबल बताया था जिसमें सारी डेफिनेशंस लिखी हुई थी, अगर तो आपने वहाँ से कर ली होंगी दैट विल बी ओके। आप यहाँ से ना कीजिएगा, यहाँ से एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। अगर आपने वहाँ से नहीं की, यहाँ से करनी है, तो यहाँ से कर लीजिएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द पेपर जो है, समटाइम्स होता है कि पेपर रसल से बने, अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द पेपर जो है वो हमारा इब्राहीम से बनता है, और इब्राहीम की बुक की लाइंस भी आती हैं। तो मैं आप ये प्रेफर करूँगी कि आप इब्राहीम से जो है वो लाइन टू लाइन चीज़ें याद करें। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, ये इसी तरह से आपने करना है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का डिफरेंस, एक एक दो पॉइंट्स लिखे हुए, डेफिनेशन याद कीजिएगा। उसके बाद जो है वो पॉइंट याद कीजिएगा। क्वालिटेटिव में जनरेट करता है ये हाइपोथेसिस, और क्वांटिटेटिव में ये टेस्ट करता है हाइपोथेसिस को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों का MCQs के लिए। फिर पैराडाइम की डेफिनेशन, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम कौन सा होता है, नेचुरलिस्टिक पैराडाइम क्या होता है, रिसर्च डेवलपमेंट, आउटकम रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत दफ़ा इसकी डेफिनेशन पास्ट पेपर में रिपीट हुई है, यू लास्ट में कीजिएगा। उसके बाद रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस में हमारे पास कौन कौन से फ़ेज़ हैं, फ़ेज़ 1 होता है, फ़ेज़ 2 होता है, और उसके बाद होता है फ़ेज़ 3, दैन फ़ेज़ 4 एंड देन फ़ेज़ 5। अब इसमें से आपके MCQs भी बनते हैं कि इस तरह से आपके MCQs दिए हुए होंगे कि रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस, ये कौन सा फ़ेज़, कौन से फ़ेज़ में जो थे ये पॉइंट्स थे, मतलब एक इसमें से पॉइंट दे देंगे, उसमें से तो बताना होगा कि कौन सा वाला फ़ेज़ है, कॉन्सेप्चुअल फ़ेज़ है, प्लानिंग और डिज़ाइन फ़ेज़ है, या इस तरह से। तो इसलिए इन पॉइंट्स के नाम आपने अच्छे से करने हैं। उसके बाद ये लास्ट पे टर्मिनोलॉजी देख लीजिएगा, थ्योरी, वेरिएबल, डाटा या कॉन्सेप्ट, कॉन्स्ट्रक्ट, ये एक दफ़ा देख लीजिएगा, अदरवाइज दैट इज़ द इनफ फ्रॉम दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर 11 देखते हैं, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। वैलिडिटी की सबसे पहले आपने एक डेफिनेशन करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी की डेफिनेशन करनी है। देन इज़ द एरर ऑफ मेजरमेंट, एरर ऑफ मेजरमेंट की भी डेफिनेशन आप कर लीजिएगा। एरर ऑफ मेजरमेंट की यहाँ से लेके
ये डेफिनेशन है, उसके बाद ये इसका फार्मूला है, इसको कीजिएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ वैलिडिटी पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करना है। फेस एंड कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ये डेफिनेशन, एंड देन इज द क्राइटेरिया वैलिडिटी, कॉन्करेंट एंड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। मैंने आपको रसल में भी करते हुए बताया था कि वैलिडिटी मैंने वहाँ से अच्छे तरीके से की थी, इसीलिए ये जो है वो मिसिंग है मेरा पार्ट, बिकॉज मैंने यहाँ से डेफिनेशंस मुझे अच्छी नहीं लगी थी कुछ, तो आप देख लीजिएगा जहाँ से आपको इजी लग रहा होगा आप कर लीजिएगा। उसके बाद ये इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी की यहाँ पे उन्होंने लिखे हुए हैं थ्रेड्स। उसके बाद थ्रेड्स में ये आपने करने हैं हिस्ट्री, मैच्योरेशन, टेस्टिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर आपने रसल से कर लिए होंगे तो यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा MCQs पूछा जाता है, ये कर लीजिएगा। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है, जनरलाइजेशन, ये इसका MCQ आता है। डिफ्यूजन ऑफ ट्रीटमेंट का MCQ पूछा जाता है, ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद मेथड्स ऑफ डिटर्मिनिंग द रिलायबिलिटी, मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं, पॉइंट्स बना के उन्होंने लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट्स। उसके बाद रिलायबिलिटी की टाइप्स लिखी हैं, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, उसके बाद टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है, इंटर रिलायबिलिटी है, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी है। ये सारी आपने जो है वो डेफिनेशंस जो हैं वो अच्छे तरीके से कर लेनी है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप रसल से कर लें, क्योंकि वहाँ पर मुझे ज़्यादा बेहतर लगा था। बाकी आप अपना देख लीजिएगा। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 12 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 12 में सबसे पहले आपने लिटरेचर रिव्यू की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद फंक्शन एंड गोल्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू, पास्ट पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे तरीके से आपने सारे के सारे इसके पॉइंट्स को याद कर लेना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिव्यू, ये आपने करना है। टाइप्स ऑफ रिव्यू में सेल्फ स्टडी रिव्यू, कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल, थ्योरेटिकल, इंटीग्रेटिव रिव्यू, मेथोडोलॉजिकल रिव्यू, ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं, बिकॉज MCQs भी आ जाता है इनमें से। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है लिटरेचर रिव्यू और रिसर्च पर्पस का, उसको देख लीजिएगा। रिसर्च पेपर क्या होता है, जिसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, लिटरेचर रिसर्च होती है, डाटा इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस, और लिटरेचर रिव्यू की तो पीछे भी डेफिनेशन कर ली है, वही वाली कर लीजिएगा, या यहाँ पे भी लिखी हुई है वो कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो लिटरेचर को रिव्यू करने के लिए 4 पॉइंट्स हैं, ये भी पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, ये भी कीजिएगा। सर्च फॉर एग्जिस्टेंस, रिव्यू द सिलेक्टेड लिटरेचर, डेवलप द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल वर्क, ये बस 4 पॉइंट्स कर लें, दैट विल बी इनफ। उसके बाद सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस, इनकी डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, इनको लाजमी कीजिएगा, सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस। और इसके अलावा ये MCQ में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और उसके बाद सिस्टमैटिक रिव्यू के जो प्रिपेयर करने के मेन स्टेप्स लिखे हुए हैं, इनको कर लीजिएगा, दैट विल बी इनफ फ्रॉम दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर 13 दैट इज़ द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम की डेफिनेशन पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लाजमी कीजिएगा। उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च प्रॉब्लम, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी आपने अच्छे तरीके से करना है सारे पॉइंट्स को। एक तो फाइनर, ये इसी तरह जिस तरह लिखा हुआ था रसल के अंदर लिखा हुआ था फाइनर के पॉइंट्स है, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हुए हैं फाइनर के अलावा, जैसे 4 पॉइंट नहीं था, 5 पॉइंट, 7, 8, 9, 10 ये वाले पॉइंट्स रसल में नहीं लिखे हुए थे, तो यहाँ से आपने कर लेने हैं। उसके बाद स्टेप्स इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को डेवलप करने के जो स्टेप्स हैं, स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे स्टेप्स जो हैं वो आपने अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च का, वो ये लिखा हुआ है, सब ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है, ठीक है, ये आपने करना है। उसके बाद वाई शुड रिसर्च ऑब्जेक्टिव डेवलप, क्यों किए जाते हैं, 3 इसके पॉइंट्स हैं, फोकस है, अवॉइड एंड ऑर्गेनाइज, ये करना है। उसके बाद कौन कौन से आपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो ख्याल रखना है, उनका लॉजिकल कोहेरेंट होना चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस हो, क्लियरली फ्रेज्ड हो, रियलिस्टिक हो, एक्शन वर्ब्स यूज़ किए हुए हों, ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला स्मार्ट, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, मेथड ऑफ सेटिंग, ऑब्जेक्टिव को सेट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड हो, ये 5 पॉइंट्स हैं। इसको इस स्मार्ट जो है वो निमोनिक से याद कीजिएगा। उसके बाद डिफरेंस कॉन्सेप्ट का और वेरिएबल का डिफरेंस पता होना चाहिए आपको अच्छे तरीके से, कॉन्सेप्ट में क्या होता है, वेरिएबल में क्या होता है, ये पॉइंट्स याद कीजिएगा, MCQs में भी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आपने वेरिएबल्स की टाइप्स पे आ जाना है। वेरिएबल की टाइप्स में चेंज वेरिएबल, आउटकम वेरिएबल, वेरिएबल्स विच इफेक्ट द कॉज एंड इफेक्ट वेरिएबल, कनेक्टिंग वेरिएबल, यूनिवर्सल वेरिएबल, यहाँ पे सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। कनेक्टिंग वेरिएबल कौन सा होता है,
और यूनिवर्सल वेरिएबल कौन सा होता है जो सब में जो है वो एसेंशियल पार्ट होता है स्टडी का। फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, जैसे कि ट्रीटमेंट, इसको हम ट्रीटमेंट वेरिएबल भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट MCQ है। उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल जो मैनिपुलेट करता है इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और इसको डिपेंडेंट को हम आउटकम वेरिएबल भी कहते हैं। इसके बाद फंक्शनल या फंक्शन और मॉडल, ये क्या होता है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल, इसका भी MCQ आता है, ये आपने अच्छे से करना है। उसके बाद कंपोजिट वेरिएबल कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, यूनिवर्सल वेरिएबल, ये जेंडर, ये सारी ये चीज़ें आप रिसर्च पढ़ भी रहे हैं तो आपको पता है कि ये चीज़ें हर एक रिसर्च में इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम यूनिवर्सल वेरिएबल्स कहते हैं। फिर कॉन्सेप्चुअल और ऑपरेशनल डेफिनेशन में ये पास पेपर का क्वेश्चन भी है, ये आपने करना है। फिर हमारे पास रिसर्च प्रपोजल या साइनॉप्सिस, इसकी डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। उसके बाद ब्रीफ जो है वो डिस्कशन, ये एक रिसल के अंदर भी एक टेबल मैंने आपको बताया था, उसमें भी था रिसर्च क्वेश्चन, रैशनैले, ऑब्जेक्टिव, मटेरियल, मेथड स्टडी, एरिया स्टडी, डिज़ाइन, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया, और ये सारा जो लिखना होता है ना। उसके बाद फॉर्मेट पेज का क्या होना चाहिए, ये आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए पेज का, ये MCQ में भी आता है कि आपके पेज का साइज़ A4 होना चाहिए, फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, फ़ॉन्ट का साइज़ 12 हो, मार्जिन 1 इंच का मार्जिन दोनों साइड पे होना चाहिए, स्पेस डबल स्पेस, और वर्ड साइज़ जो है वो रफली 600 वर्ड्स आपने एक पेज पे लिखने होते हैं। उसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजी, रिसर्च प्रॉब्लम की तो हो भी गई है, और रिसर्च क्वेश्चन, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, इसको कीजिएगा। चैप्टर नंबर 14 दैट इज़ द हाइपोथेसिस की गुड एंड हैड के अकॉर्डिंगली हाइपोथेसिस की डेफिनेशन लिखी हुई है, और JMZ के अकॉर्डिंगली भी लिखी हुई है। दोनों में से जोन सी आपको बेहतर लगी वो डेफिनेशन अच्छे से याद कीजिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस के 5 पॉइंट्स, एक्ट एज अ गाइड के तौर पर एक्ट करता है, रिसर्च पे फोकस करता है, एक डायरेक्शन देता है रिसर्च को, ब्लाइंड रिसर्च से प्रिवेंट करता है, और फ्रेमवर्क के तौर पे एक्ट करता है। उसके बाद पर्पस क्या क्या होना चाहिए, सारे पर्पसेस को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ये MCQs में पर्पस आते हैं और आपने बताने होते हैं ऑल ऑफ दीज है कौन सा, या फिर इस तरह से आ जाता है कि कुछ लिखे होते हैं और बताना होता है कि कौन सा पर्पस नहीं है, तो इस तरह से MCQ पूछे जाते हैं। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद गुड हाइपोथेसिस में क्या क्या कौन सी ऐसी 3 कंडीशंस हैं जो फुलफ़िल करती हैं, एडिक्वेट हो फॉर इट्स पर्पस, टेस्टेबल होना चाहिए, और बेटर देन इट्स राइवल्स, ये होता है। उसके बाद 2 हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दोनों की डेफिनेशन आपको आती हो। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पास पेपर का क्वेश्चन है, आपने इसको सही से करना है कि रिसर्चर पहले सैम्पल डिटर्मिन करता है, फिर इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, डिज़ाइन एंड प्रोसीजर होता है, ये सारा कुछ। फिर एरर्स क्या क्या हो सकते हैं, पास पेपर का क्वेश्चन है, स्टैंड अप का क्वेश्चन भी है, ये तीनों पॉइंट्स आपने अच्छे तरीके से करने हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर। नाउ चैप्टर नंबर 15 में रिसर्च डिज़ाइन में सबसे पहले रिसर्च डिज़ाइन की डेफिनेशन आपने करनी है, पास पेपर का क्वेश्चन है। उसके बाद 2 मेन पर्पस होते हैं रिसर्च डिज़ाइन के, कि सॉल्व कर सकता है रिसर्च प्रॉब्लम को, और रिजल्ट्स में जो कंटामिनेशन होती है उसको कम कर देता है। उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन क्यों आपने करनी है, उसके 2 जो है वो फंक्शन है, वो आपने ये पढ़ लेने हैं। उसके बाद रिलायबिलिटी क्या होती है, रैंडम एरर क्या होता है, उसके बाद वैलिडिटी क्या होती है, और बाइस क्या होता है, ये आपने डेफिनेशंस करनी है। एक गुड रिसर्च में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड जनरलिटी, ये पॉइंट्स आपको पॉइंट्स के नाम आते हैं, और रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी, इनकी डेफिनेशंस। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन की बात करें तो 2 तरह के होते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन होता है और एक नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन होता है। कौन कौन सा होता है, डेफिनेशंस आगे लिखी हुई हैं। उसके बाद आपने अगर ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट किया जाए तो उसको एक क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं, ये बात याद रखनी है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ का बहुत अच्छा डिफरेंस लिखा हुआ है, यहाँ से वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपने देखना है कि एनालिटिकल स्टडीज़, उसमें क्या होता है, और ये बार बार तकरीबन कुछ बातें रिपीट भी हुई हुई हैं तो उनको स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद रेंडमाइजेशन क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, ब्लॉक रेंडमाइजेशन क्या होती है, रेंडमाइजेशन के प्रोसेस की डेफिनेशन, ब्लॉक रेंडमाइजेशन। उसके बाद कंट्रोल क्या होता है कि आपने ग्रुप्स में डिवाइड कर देना होता है। फिर उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, उसमें क्लिनिकल ट्रायल के बाद सिंगल ब्लाइंड स्टडी, डबल ब्लाइंड स्टडी, ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी, ये तीनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल 4 फेज़ होते हैं, पहला फेज़, दूसरा फेज़, तीसरा फेज़, चौथा फेज़। इसमें से भी MCQ आते हैं कि फर्स्ट फेज़ में हमने क्या करना होता है कि न्यू एजेंट जो है वो हम देते हैं, इस तरह से इसके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद रखिएगा।
उसके बाद अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, सिंगल केस और इंडिविजुअल बेस्ड डिज़ाइन। ये हमें आया भी था पेपर में। सम ऑफ द सिंगल केस डिज़ाइन, ए बी सिंगल केस डिज़ाइन, ए बी सी। तो इसमें क्या क्या होता है वो आपने करना। और यहाँ पे इंटरप्टेड टाइम सीरीज़ डिज़ाइन भी हम इसको कहते हैं, इसके 2-3 नाम हैं, उनको आप देख लीजिएगा। इंटरप्टेड टाइम सीरीज़ डिज़ाइन उसमें क्या होता है, इंट्रा सब्जेक्ट रेप्लिकेशन डिज़ाइन उसमें क्या होता है। उसके बाद ए बी ए सिंगल केस डिज़ाइन और ए बी सी, ये MCQs है। ए जो है वो बेस लाइन है, बी जो है वो फर्स्ट ट्रीटमेंट है, सी जो है वो सेकंड ट्रीटमेंट है, ठीक है। और ए बी ए सिंगल केस डिज़ाइन में ये हमारा विड्रॉल या रिवर्सल फेज़ होता है। यहाँ पे 1-2 जो है एग्जांपल्स दी हुई हैं वो उसको पढ़िएगा। उसके बाद ग्रुप बेस्ड डिज़ाइन है, सिंपल डिज़ाइन होता है और फैक्टोरियल डिज़ाइन होता है। सिंपल डिज़ाइन जो है उसमें क्या होता है, और उसके बाद सिंपल डिज़ाइन में आपके पास आफ्टर ओनली डिज़ाइन है, बिफोर एंड आफ्टर डिज़ाइन है। इसकी ना डेफिनेशंस के बाद उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो उनको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो आफ्टर ओनली डिज़ाइन है ना, उसको पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन भी कहते हैं, और बिफोर एंड आफ्टर को प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन भी कहते हैं। ये रसल में भी आया था, तो वहाँ पे आफ्टर ओनली और बिफोर एंड आफ्टर नहीं लिखा हुआ था, वहाँ पे पोस्ट टेस्ट और प्री और पोस्ट टेस्ट ही लिखा हुआ था। उसके बाद कंट्रोल डिज़ाइन आ जाता है, जिसको हम क्लिनिकल RCT भी कहते हैं। उसके बाद क्लिनिकल RCT के जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये जो पास्ट पेपर का क्वेश्चन है इसको कीजिएगा। प्लेसिबो डिज़ाइन क्या होता है, क्रॉसओवर ट्रायल डिज़ाइन क्या होता है, फिर वैक्सीन ट्रायल है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है और फैक्टोरियल डिज़ाइन है। इन सब की डेफिनेशंस आपने करनी है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ होगा कि डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल लाइक एनोवा जो है वो एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। फिर इसके अलावा यहाँ पे भी लिखा होगा कि जब हम प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज़ करते हैं तो कुछ एनालिसिस डिज़ाइन डाटा को यूज़ करने के लिए एनोवा जो है वो एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स मिस ना कीजिएगा। फिर हम देखते हैं कि नॉन एक्सपेरिमेंटल में हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ आ जाती है, केस स्टडीज़ आ जाती है, केस सीरीज स्टडीज़ आ जाती है। केस स्टडी में क्या होता है, केस सीरीज स्टडीज़ में क्या होता है, इनके डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। MCQ में भी आता है और SCQ में भी डिफरेंस आते हैं। डेफिनेशंस के तौर पे 1-1 नंबर की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन में उसका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है। कि मेरिट डीमेरिट पढ़िएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये MCQ में पूछे जाएंगे। प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन, इनका डिफरेंस आपने करना है। उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये याद रखने हैं अच्छे तरीके से। मुझे पता है मिक्स हो जाते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा तो फिर रह जाएंगे याद। प्रोस्पेक्टिव और कोहोर्ट स्टडी जो है उसकी आपने डेफिनेशन करनी है। उसके बाद एडवांटेजेस भी करने हैं, डिसएडवांटेजेस भी करने हैं। दैन लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, पैनल स्टडी है, टाइम सीरीज और ट्रेंड स्टडी है। और उसके बाद ये बाइस की जो टाइप्स हैं ये आपने चैप्टर नंबर 2 में भी की हैं। सिलेक्शन बाइस है, इन्फॉर्मेशन बाइस है, कन्फाउंडिंग है, लेकिन वहाँ पे ये प्रिवेलेंस, इंसिडेंस, एडमिशन रेट बाइस, डायग्नोस्टिक रिकॉल बाइस ये नहीं लिखी हुई थी, तो यही वाली यहाँ से पढ़ लीजिएगा। वैसे वो वहाँ से भी करें तो ठीक है। उसके बाद कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे आप कंफाउंडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, इनके पॉइंट्स के नाम याद कीजिएगा। रिस्ट्रिक्शन बाय स्टडी डिज़ाइन, मैचिंग से, सर्टिफिकेशन इन द एनालिसिस विदाउट मैचिंग एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग इन द एनालिसिस। उसके बाद ये मैंने एक टेबल बनाया हुआ था टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ का, जिसमें हमारे पास नॉन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशनल स्टडी और एक में एक्सपेरिमेंटल और इंटरवेंशनल स्टडी होती है। उसके आगे से 2 टाइप्स हैं, रैंडमाइज, नॉन रैंडमाइज। इसमें नॉन एक्सपेरिमेंटल में पॉपुलेशन बेस, इंडिविजुअल बेस। पॉपुलेशन बेस के आगे 2 टाइप्स होती हैं, इंडिविजुअल बेस के आगे 2 टाइप्स होती हैं, फिर एनालिटिक के आगे 3 टाइप्स होती हैं। तो इस तरह करके ये वाला टेबल आप कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं चैप्टर नंबर 16, दैट इज़ द डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। इसमें आपने सबसे पहले प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा इन दोनों की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर होते हैं डाटा को गैदर करने के लिए। पास पेपर का क्वेश्चन है, 3 मेथड्स हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड क्वेश्चनियर। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है अच्छे तरीके से। उसके बाद रिकॉर्डिंग, ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, नरेटिव हो सकता है, स्केल हो सकता है, बाय मैकेनिकल डिवाइस के थ्रू भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन को जब डाटा कलेक्ट आप कर रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो आपने देखनी होती हैं। 4 पॉइंट्स प्रॉब्लम के लिखे हुए हैं, ये आप कीजिएगा। उसके बाद इंटरव्यू में हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। तो ये आपने इनकी डेफिनेशन जो है वो पॉइंट्स अच्छे तरीके से कर लेने हैं। उसके बाद अगर आप रिस्पॉन्स जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, रिस्पॉन्स को आपने रिकॉर्ड करना है, रिस्पोंडेंट के वर्ड्स को अपने वर्ड्स में यूज़ कर लेना है। उसके बाद
देखना है कि जो भी चीज़ परटेन कर रही होती है। कुछ टिप्स भी दी हुई हैं, इसको रीड कीजिएगा सिर्फ। उसके बाद क्वेश्चन की डेफिनेशन को आपने करना है, ये MCQ भी है। उसके बाद कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे क्वेश्चन एडमिनिस्टर किया जा सकता है। मेल मेथड है, कलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मेथड है, और उसके बाद पार्टिसिपेंट इन फंक्शन है, कैप्टिव ऑडियंस जैसे स्टूडेंट्स, क्लासरूम पेशेंट्स जो है उनके लिए। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें सेंडअप में क्वेश्चन आया था, ये करेक्टरिस्टिक्स अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद ओपन एंडेड क्वेश्चन हो सकते हैं और क्लोज एंडेड, इन दोनों का डिफरेंस, ये भी हमें सेंडअप का क्वेश्चन था। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, सेंडअप का क्वेश्चन भी है, ये दोनों एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसके भी करने हैं, इन दोनों के भी करने हैं। उसके बाद स्किप और कॉन्टिजेंसी क्वेश्चन कौन से होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, इसकी डेफिनेशन कर लीजिएगा सिर्फ। उसके बाद ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, दोनों में से क्वेश्चनियर जो है दोनों टाइप के, स्ट्रक्चर्ड क्लोज्ड क्वेश्चनियर्स और ओपन एंडेड क्वेश्चनियर्स। फिर लैंग्वेज और वर्डिंग स्टाइल, इसमें से सिर्फ ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ना, ये इनको पढ़िएगा। उसमें क्वेश्चनियर की जो है वो लेंथ है कितनी होनी चाहिए। उसके बाद सीक्वेंसिंग क्वेश्चंस की कैसे हो, पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर कवर शीट हो, फिर वार्म अप क्वेश्चन होने चाहिए, फिर ट्रांजिशन होनी चाहिए एक सेक्शन से दूसरे तक स्मूथ, और बस ये नेम करने हैं। उसके बाद ऑक्सिलरी एक्टिविटीज़ के भी सिर्फ नाम कीजिएगा। प्री टेस्टिंग द क्वेश्चन, ट्रेनिंग ऑफ इंटरव्यूअर्स, कॉल बैक्स एंड एडिटिंग एंड कोडिंग। एक दफ़ा रीड कर लेंगे तो आपके हेडिंग्स के साथ चीज़ें माइंड में रह जाएंगी, अगर नहीं भी करेंगे तो नेम्स इनफ होंगे। बस यहाँ तक आपने करना है। चैप्टर नंबर 17 दैट इज़ द मेजरमेंट, मेजरमेंट की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद स्केल की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं मेजरमेंट के, ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं सिर्फ वो कीजिएगा। उसके बाद एरर्स ऑफ मेजरमेंट, इसमें क्या क्या आ सकते हैं, सिचुएशनल आ सकता है, पर्सनल फैक्टर हो सकता है, सैम्पलिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव वेरिएशन हो सकती है। ये 4 पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं ना, ये वाले आपने फैक्टर्स हैं इनको कंसिडर करना है। फिर स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो, ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको याद कीजिएगा। और इसमें से जो MCQ आता है ना, वो ये आता है कौन सी जो बेस्ट मेजर है सेंटर ऑफ टेंडेंसी इन सर्च स्केल। मोड जो है वो सबसे बेस्ट मेजर होती है। मीडियन और मोड रैंक कैन बी यूज एज ए सेंट्रल ऑर्डिनल स्केल के अंदर, ये वाली बेस्ट होती है। फिर मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हम यूज़ कर सकते हैं इंटरवल स्केल के लिए। तो ये वाले पॉइंट्स याद कीजिएगा। इसके अलावा आई थिंक रसल में चैप्टर नंबर 18 है जिसमें ये दिया हुआ है, स्केल्स दिए हुए हैं। मैंने इनको वहाँ से ज़्यादा अच्छे तरीके से डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली किया था, लेकिन ये वाले जो MCQ के पॉइंट्स बताए हैं यहाँ से किए थे। उसके बाद वैलिडिटी की डेफिनेशन है, रिलायबिलिटी की डेफिनेशन है, और यहाँ पे स्टेबिलिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है, टेस्ट रिलायबिलिटी की, इंटरनल कंसिस्टेंसी की, इंटररेटर की। ये तकरीबन चीज़ें दोबारा से रिपीट हो रही हैं। तो स्प्लिट हाफ फार्मूला है, स्प्लिट हाफ फार्मूला जो है वो इसमें रसल में भी आपने पढ़ा होगा। फिर एटीट्यूडनल स्केल की डेफिनेशन कीजिएगा, और द मोस्ट कॉमन स्केल जो यूज़ होता है वो जेकर्ट स्केल होता है, ये पॉइंट कर लीजिएगा एक। दैट्स इनफ। और उसके बाद चैप्टर नंबर 18 में, वैसे मैंने चैप्टर नंबर 18 को स्किप किया था, लेकिन आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि रिसर्च रिपोर्ट का एक तो फॉर्मेट, उसमें क्या क्या होता है, प्रीमिलिन जो पेजेस होते हैं, मेन बॉडी में क्या क्या सेक्शन 1, 2, 3 इस तरह से आता है। उसके बाद टाइटल पेज आता है इस तरह से। ये सिर्फ ना प्रैक्टिकल पोर्शन है, वैसे तो मतलब जिस तरह से आप रिसर्च करते हैं उसके लिए है, लेकिन फिर भी रैशनैले क्या होता है, ये वाला पॉइंट जो है इसको रीड कर लीजिएगा। उसके बाद हाँ ये कर लीजिएगा, प्लेजरिज्म क्या होता है, प्लेजरिज्म की डेफिनेशन, पैराफ्रेसेस और कोटेशंस। उसके बाद बाकी बस इतना ही आपने करना है, ठीक हो गया। दैट्स इनफ फ्रॉम ये आपका रिसर्च पेपर की जो जितनी भी गाइडलाइंस थी वो कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ तक आपने जो भी क्वेश्चंस हो, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर इंशाल्लाह दे दूँगी। और इसको कोशिश कीजिएगा कि जो जो चीज़ें बताई गई हैं उनको अच्छे से करें, जो इंपॉर्टेंट मैंने कहा है उनको लाजमी करें। इंशाल्लाह आपका रिसर्च का पेपर अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट किसी और सब्जेक्ट पर भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए डॉक्टर एमन को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।